हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय विश्वकर्मा और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ लेके आया हूँ जिस सीरीज़ में हम बात करेंगे सिर्फ उन टॉप 10 क्वेश्चंस की जो कि इस बार 22-23 सेशन में आने के बेहद ही ज़्यादा चांसेस हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस वो सारे हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर से सिलेक्ट किए हैं, बट इनके मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि वो आने वाले इस बार के 22-23 सेशन में भी आएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ही रिलेटेड है और ये सारे के सारे सिर्फ वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस आने की। खैर ये सब बात हम पहले ही कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वी विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन विच टेक पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेसेस के लिए डिपेंडेंट होता है। तो पहला इसका आंसर होगा आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है, तो इसके लिए देखिए हम पूरा ब्रेन सिस्टम हमें समझना होगा कि आखिर ब्रेन में टोटल कितने पार्ट होते हैं, डिविजिबल क्या होता है, क्या कौन सा क्या कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा है ह्यूमन ब्रेन। अब इस ह्यूमन ब्रेन के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे। तो जो हमारा ब्रेन होता है उसके टोटल 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से हमारा पहला पार्ट है ये आपका फोर ब्रेन। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है आपका मिड ब्रेन और जो थर्ड पार्ट होता है वो आपका होता है हाइंड ब्रेन। जो पहले का क्वेश्चन था, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके बेसिस पे हमने देखा था कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है ये आपकी कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन। तो ऐसा नहीं है कि मेडुला ऑब्लंगेटा सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, ये और भी उस टाइप के इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं, ये वो सारे एक्शंस होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिसको पूरी तरह से हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारी इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं होती है उसको कंट्रोल करने की। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि हमारी बॉडी अपने आप ही इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। खैर ये तो बात हो गई आपकी मेडुला ऑब्लंगेटा की। हम पहले एक बार बात कर लेते हैं कि पूरे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन का सबसे पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में जो होते हैं उसमें 2 सब डिवाइडेड होते हैं, हालांकि इस पे 3 भी हुए हैं, पर एनसीईआरटी के बेसिस पे हम पढ़ाई करेंगे पूरी अपनी स्टडी, तो उसके बेसिस पे जो फोर ब्रेन होते हैं उसके होते हैं टोटल 2 पार्ट। एक होता है आपका सेरिब्रम और एक होता है आपका हाइपोथैलेमस। आपकी एनसीईआरटी में हाइपोथैलेमस दिया हुआ है, पर अगर आपको बताऊं मैं थैलेमस हाइपोथैलेमस, तो ये दोनों जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर चीज के पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डाईएनसेफेलॉन। तो ये जो डाईएनसेफेलॉन होता है ये क्या होता है, आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस इन दोनों ये इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। ये कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी के जो इमोशंस होते हैं, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ये कंट्रोल करने का काम आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस का होता है। जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम आप कंट्रोल करता है आपकी बॉडी के जो भी थिंकिंग पोर्शन होता है, और इसके अलावा इसके साथ साथ ही डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों को कंट्रोल करने से एनालिटिकल एबिलिटी हो गई, मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, मैथ्स में फिजिक्स में जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो एनालिटिकल पावर चाहिए आपके ब्रेन को, ये प्रोवाइड करने का काम आपका सेरिब्रम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या करता है, वैसे तो मिड ब्रेन का बहुत ज़्यादा फंक्शन है नहीं डिटेल में एनसीईआरटी में, 10th क्लास में नहीं है स्पेसिफिकली, जब आप सीनियर हाई क्लासेस में पढ़ना चाहोगे तब उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, बट अभी 10th में इतना कुछ है नहीं। तो मिड ब्रेन के बेसिस पे इतना आपको पता होना चाहिए कि ये करता है, ये एक तो ज्वाइन करने का काम करता है। किसको ज्वाइन करता है, ये ज्वाइन करता है आपका ये जो फोर ब्रेन होता है और जो मिड ब्रेन होता है, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है। किसको ज्वाइन करने का काम करता है, ये करता है आपका फोर ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन नहीं, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है। और इसके अलावा इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन भी होता है, वो फंक्शन आपका है कि ये जो भी है आपकी बॉडी के रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो बॉडी, अच्छा एक बात याद रखिएगा, आप रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्सेस में कंफ्यूज मत होइएगा। रिफ्लेक्सेस अलग होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन आपकी दूसरी प्रोसेस होती है। रिफ्लेक्स एक्शन का जो भी पार्टीशन जो भी यूज होता है वो उसमें आपका ब्रेन का कोई भी यूज नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में आपका जो भी यूज होता है वो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड का यूज, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। तो ब्रेन में हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात नहीं करेंगे। ये रिफ्लेक्सेस होते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो स्पेसिफिकली डिफरेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए जो आपका हाइंड ब्रेन होता है इसके टोटल 3 पार्ट है। सबसे पहला है आपका पोन्स। पोन्स क्या करता है, जैसे कि आपकी नींद पूरी हो रही है नहीं, आप अच्छे से सो पा रहे हो नहीं, ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि इसमें जो स्लीपिंग साइकिल होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका पोन्स, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा हमने देख लिया है। मेडुला ऑब्लंगेटा आपके जो इनवॉलंटरी एक्शन है उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गए, आपका सर्कुलेशन इन बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो कैसे होगा, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि आपकी बॉडी में कब कहाँ पे स्पेसिफिकली कितना ब्लड जाएगा। ये सारा जो भी फंक्शन होता है मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। उसके बाद सेरिबेलम क्या करता है, आपकी बॉडी का जो मूवमेंट होता है
मूवमेंट से मेरा मतलब है जैसे आप चल रहे हो तो कोऑर्डिनेट करता है, लाइक राइट लेग लेफ्ट लेग, या रनिंग कर रहे हो उसके साथ क्या मूवमेंट होना चाहिए, लेफ्ट मूवमेंट राइट मूवमेंट, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम आपका हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम करता है। तो ये सब चीज़ें थी आपकी ब्रेन के बारे में। अच्छा, इसमें जैसे कि कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आपकी दी हुई है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करें तो जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड दी हुई है ना, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम जब बात करनी होगी तो हम इसके बारे में बात करेंगे जब ग्लैंड्स की बात करेंगे हम प्रॉपर, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ ऑफकोर्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, इसका काम सिर्फ आपकी बॉडी में क्या कंट्रोल करना होता है, इसका काम होता है आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है। इसके बारे में अभी हम आगे क्वेश्चन होंगे, मुझे लगता है कि रिफ्लेक्स एक्शन से इस साल 100% कोई ना एक नया क्वेश्चन आएगा, वेदर इट इज़ फ्रॉम लाइक बोल सकते हैं आपको रिफ्लेक्स आर्क ड्रॉ करने के लिए, या फिर प्रॉपर रिफ्लेक्स एक्शन पूछ सकते हैं, कौन कौन से नर्व्स इंक्लूड होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, वो भी हम आगे देखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, विच हार्मोन्स हेल्प इन लोअरिंग द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन ह्यूमन बींग। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं जो शुगर लेवल होता है, स्पेसिफिकली शुगर का जो लेवल होता है वो शुगर लेवल कौन कंट्रोल करता है। तो जो शुगर का लेवल होता है वो आपकी बॉडी में जो कंट्रोलेशन होता है वो आपका एक हार्मोन होता है, इसे कहते हैं इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, अगर ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है तो आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर जो इंसुलिन है वो बहुत कम सिक्रीट हो रहा है तो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसा क्वेश्चन दिया हुआ कि विच हार्मोन हेल्प इन द लोअरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, तो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए कौन हार्मोन होता है, तो इंसुलिन। अगर हम करें ज़्यादा करने की बात करें तो ज़्यादा करने के लिए भी कहीं ना कहीं इंसुलिन का पार्ट होता है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल या बॉडी में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इंसुलिन का परफेक्ट अमाउंट में बनना बहुत ज़रूरी है। इससे होने वाली कुछ डिसीजेज जैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिटस, डायबिटीज़ मेलिटस, ये कुछ डिसीज होती है जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा या ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से होती है। ओके, आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वी सडनली विड्रॉ अवर हैंड व्हेन अ पिन प्रिक्स नेम। अच्छा, पहले 2 टाइप के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन समझिए। हम अपना हाथ सडनली विड्रॉल कर लेते हैं व्हेन अ पिन प्रिक्स, तो मतलब कभी भी हमें कोई भी पिन चुभती है तो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इन्वॉल्व इन दिस एक्शन, तो ये जो एक्शन हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा जो ये पेन है ये एक पिन है, तो जैसे इस पिन में अगर हमारी फिंगर, ऐसा नहीं है कि जान करके करेंगे तो फिर वो तो हम उस प्रोसेस में तो हम अपने आप को खुद फोर्स करें ऐसा करने के लिए, बट अनजाने में जैसे कि चुप गया, जैसे कि आप जैसे मम्मा आपकी सिलाई करती है तो सिलाई के टाइम में क्या होता है, कुछ भी सिलते टाइम आपको पता नहीं चलता और वो जो पिन होती है, जो निडल होती है, वो अचानक से आपके फिंगर में पिन हो जाती है, तो आप तुरंत अपना हाथ विड्रॉल कर लेते हो, है ना। इसे एक्शन को भी और आप देख सकते हो ऐसे कि जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि आप गर्म चाय का कप अचानक से टच कर लेते हो तो अपना आप जो हाथ होता है वो अपने हाथ को आप अचानक से मूव कर लेते हो। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन जैसा मैंने बताया एक प्रोसेस होती है, इट इज़ अ सडन एंड स्पॉन्टेनियस चेंज जो आपकी बॉडी करती है अगेंस्ट द स्टिमुलस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसके लिए कई सारे बॉडी के न्यूरॉन डिपेंड होते हैं, न्यूरॉन के बेसिस पे नेक्स्ट डायग्राम है, इसको समझ लीजिए। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, इट इज अ पाथवे। तो एक पाथवे होता है, मतलब एक ऐसा रास्ता होता है जिसके थ्रू आपको पूरी रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे ये जो है ये कप है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हॉट है। हाँ, अब इस पे क्या हो रहा है, आपकी स्किन ने इसको टच किया, लाइक आपने गलती से इस हॉट कप ऑफ टी है, मान लीजिए ये जो है हॉट टी है, इसको गलती से आपने टच किया। तो जब आप इसको गलती से टच कर लेंगे तो आपको क्या होगा, हाथों में आपके सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। ये जो स्किन है ना, यहाँ पे जो मसल्स है ये कनेक्टेड होती है अपने अंदर ही अंदर सेंसरी न्यूरॉन से। ये देखिए ये आपके सेंसरी न्यूरॉन है। ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, इस स्किन में जैसे आप उस चीज को टच करेंगे तो यहाँ से एक मैसेज ट्रांसफर होगा। मैसेज किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तो हमको सबको पता है कि हमारी बॉडी में मैसेज ट्रांसफर होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में। किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है ये आपका ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर होगा, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। हमने अभी बात की थी, इसके पहले के कुछ क्वेश्चंस में से आया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड, हाँ आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन में ही है,
जहाँ पे हम बात करें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, हमने बात की थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ से इसने इस मैसेज को हीट फील किया, इसने पेन किया फील, तो इसे हम बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर ने क्या रिसेप्ट किया, एक्सेप्ट किया, उसने उसे फील हुआ कि यहाँ पे देखिए हमारा जो फिंगर टिप है यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा हॉट सा फील हो रहा है, गरम गरम सा फील हो रहा है। अब ये मैसेज देखिए यहाँ पे जा रहा है किसके थ्रू, जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू यहाँ से इट स्टार्ट गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। अब ये जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, ये टोटल अंदर तक देखिए जा रहा है, ये जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, अब स्पाइनल कॉर्ड के पास देखिए एक और न्यूरॉन होता है जहाँ पे कहते हैं रिले न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। जैसे कि रिले रेस सुनिए ना आपने, रिले रेस में क्या होता है, एक प्लेयर आता है, एक स्टिक होती है, उस स्टिक को सेकंड प्लेयर को ट्रांसफर करता है, फिर सेकंड प्लेयर उस स्टिक को ले जाकर नेक्स्ट प्लेयर को देता है। तो सेम यहाँ भी यही होगा, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, ये मैसेज आपके स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आएंगी कि जो चीज़ आपके फिंगर्स में टच की है वो बहुत ज़्यादा हॉट है। अब रिले न्यूरॉन क्या करेगा, ये जो मैसेज है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में ही मैसेज अभी ट्रांसफर हो रहा है, ये अभी देखिए सेंसरी न्यूरॉन और रिले। अब देखिए जो एक न्यूरॉन है आपका सेंसरी न्यूरॉन और ये आपका रिले न्यूरॉन। तो जब मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे एक जगह आएगी जिसको बोलेंगे साइनैप्स। क्या बोलेंगे, साइनैप्स। तो इस साइनैप्स वाली जगह पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रहा है ना, ये आपका केमिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। अब इसके बाद जैसे ही केमिकल में कन्वर्ट होगा फिर तुरंत ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि ये रिले न्यूरॉन में जा सके। रिले न्यूरॉन यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ पे रिले न्यूरॉन होता है, ये होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब ये रिले न्यूरॉन क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को यहाँ से ट्रांसफर कर देगा आपकी मोटर न्यूरॉन। अब देखिए इसमें इनके न्यूरॉन के नेम से कंफर्म हो रहा है कि इनका मतलब क्या होता है। अगर सेंसरी न्यूरॉन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो चीजों को सेंस कर रही है ना। अगर मोटर न्यूरॉन है तो मोटर का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ वर्क हो रहा है। तो मोटर न्यूरॉन इस चीजों को क्या बोलेगा, यहाँ पे एक मसल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं इफेक्टर। जैसे कि यहाँ पे हमने टच किया तो ये वाली मसल होती है, तो इसे बोलते हैं इफेक्टर। यहाँ पे हमने बोला था रिसेप्टर, इसे हम बोलेंगे इफेक्टर। तो जैसे ही हम गर्म चीज को टच करेंगे तो हमारे ब्रेन में सेंसरी न्यूरॉन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एक मैसेज गया, कहाँ पे, रिले न्यूरॉन में। रिले न्यूरॉन ने क्या किया, इसको एनालाइज किया और बताया कि जो चीज टच की है हॉट है, हमें तुरंत वहां से अपना हाथ हटा लेना चाहिए। अगर हम अपना हाथ विड्रॉल नहीं करेंगे तो हमारा चांसेस है कि हमारा हाथ जल जाए। तो ये मैसेज हमारे स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन में गया, रिले न्यूरॉन ने मैसेज तुरंत ट्रांसफर किया मोटर न्यूरॉन को। फिर मोटर न्यूरॉन ये मैसेज लेके आएगी हमारे मसल्स के पास जो कि काम करेंगे एज अ रिसेप्टर। और ये मोटर न्यूरॉन की वजह से रिसेप्टर जो ऑर्गन होते हैं, जो मसल होती है, उसको ये बात पता चली, वो तुरंत अपना हाथ रिमूव कर लेंगे हम। तो इससे क्या होता है, इस पूरी की पूरी जो एक चेन है इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और इस रिफ्लेक्स आर्क के कंप्लीट होते ही एक प्रोसेस कंप्लीट होता है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये पूरी बात है फिर रिफ्लेक्स एक्शन की। अब एक बात आप जरा देख लीजिएगा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है रिसेप्टर, जहाँ पे हम चीज़ों को रिसेप्ट करेंगे। उसके बाद आपका सेंसरी न्यूरॉन होता है। सेंसरी न्यूरॉन के बाद ये मैसेज जाता है किसके पास, आपका रिले न्यूरॉन के पास। और रिले न्यूरॉन से ये मैसेज जाता है आपका मोटर न्यूरॉन के पास, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन से ये मैसेज आपका जाएगा इफेक्टर। तो टोटल 5 पार्ट्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है। हम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ रिफ्लेक्स आर्क की बात कर रहे हैं। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड का कोई खास यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि ब्रेन तक मैसेज जाता है, पर इतना ज़्यादा जाता नहीं है। क्यों, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस होती है ना, उसमें अगर हम जल्दी से जल्दी अपना हाथ रिमूव नहीं करेंगे तो जितनी देर में हमारा, देखो ब्रेन का काम क्या होता है ना कि ब्रेन जो भी प्रॉब्लम होती है उसको प्रोसेस करता है, तो एनालिटिकल थिंकिंग करता है कि इससे हाथ हटाना सही होगा या नहीं होगा, हटाना चाहिए या नहीं चाहिए। इतनी देर में तो आपका हाथ जल जाएगा, पर ये प्रोसेस को तुरंत होना होता है। तो जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस होके, इसलिए क्या होता है कि जितना जल्दी ये प्रोसेस होगी उतना अच्छा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि तुरंत आपको जो भी डिसीजन है वो लेना होगा। तो ये तुरंत डिसीजन लेने के लिए स्पाइनल कॉर्ड एलिजिबल होती है। तो जैसे ये मैसेज आता है 1 2, उसके बाद आया आपका 3 4 एंड 5। इतनी बात क्लियर, रिफ्लेक्स आर्क समझ में आ गई। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स। ये आया आपका, देखिए तो ये, अच्छा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी क्वेश्चन थे सारे प्रीवियस ईयर से, या फिर कोई ऐसे ही क्वेश्चन थे जिसमें सैंपल पेपर से एक आध क्वेश्चन होंगे। मतलब आउट ऑफ 10 अगर मैं ध्यान से देखूं तो आउट ऑफ 10 आप मान लीजिए 7 to 8 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इस साल बोर्ड्स में। लाइक आई कैन गिव यू दिस ऑन राइटिंग। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो हमने पूछा है फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, एक्सक्यूज मी। ओके, तो फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं। तो फाइटो हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं अदर देन न्यूट्रिएंट्स नेचुरली इन प्लांट विच रेगुलेट ग्रोथ
ओके, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, अ नंबर ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस, जिसका एग्जांपल है ऑक्सिन, गिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। तो प्रॉपरली इन चीज़ों को अगर समराइज करूँ तो इसका पूरे क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई गेस आई विल मार्क इट विद अ स्टार, बिकॉज मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है कि फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं। तो फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, ये सारे एक टाइप के हार्मोन्स ही होते हैं, बट अदर देन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस लाइक केमिकल्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं ये भी तो एक टाइप से केमिकल सब्सटेंसेस ही होते हैं। तो यहाँ पे जो हार्मोन्स होते हैं तो आप इन्हें कह सकते हो ये प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट के लिए स्पेसिफिकली होते हैं और प्लांट की ग्रोथ वगैरह पे ही डिपेंड होते हैं। लाइक प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी, अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो उसके बाद उसको रोकना कैसे, सेल डिवीजन प्लांट में कैसे होता है, इसके बेस में अगर आपको समझना है तो मैंने एक डायग्राम वाला पेज इंसर्ट किया, आप उसको डायग्राम के बेसिस पे समझेंगे। ओके, अभी नहीं है, आई गेस एक दो पेज बाद है, हम उसको देखते हैं। एक सेकंड मैं देखता हूँ कहाँ पे वो डायग्राम है। हाँ, ये रहा आपका, ठीक है, ये आपका प्लांट हार्मोन के बेसिस पे डायग्राम है। तो इस पे देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, ऑक्सिन, है ना। तो ये भी एक फाइटो हार्मोन ही है। ऑक्सिन में क्या होता है, ये हेल्प करता है कि सेल इलोंगेशन के लिए। किसके लिए हेल्प करता है, ये करता है आपकी सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन का मतलब जो प्लांट होता है ना, जैसे मान लो ये प्लांट है, तो ये जो टिप पोर्शन होता है, ये जो टिप पोर्शन होता है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पे सन है, तो जहाँ पे इसकी सन रेज सबसे ज्यादा पड़ेंगी वहां पे ज्यादा ग्रोथ होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, प्लांट की जो प्लांट है उसको और ऊपर जाएगा और ऊपर ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेगा। ये देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से यहाँ पे ये केमिकल रिलीज होने से क्या हो रहा है, ग्रोथ। अब अच्छा प्रॉब्लम ये होती है ना कि सन यहाँ से ऐसे मूव करता है, इधर से ग्रो करके इधर जाएगा सन, अपना जैसा सन राइज हुआ सनसेट के लिए जाएगा। अब क्या होता है ना, ये एसिड एक साइड से इवॉल्व करना स्टार्ट होता है, प्रोड्यूस होना, और एक साइड तक जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो ट्री होता है ना वो थोड़ा सा कर्व भी हो जाता है। तो कई बार देखा गया है कि जो ऑक्सीजन होता है ये हार्मोन प्लांट के कर्व होने के लिए भी डिपेंडेबल होता है। उसके बाद सेकंड हमारा हार्मोन था आपका गिब्रेलिन। गिब्रेलिन क्या करता है, स्टेम ग्रोथ, ठीक है। गिब्रेलिन एक चीज और करता है, इसमें कह सकते हो आप सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गिब्रेलिन। उसके बाद देखिए साइटोकाइनिन होता है, मोर माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, है ना। हमने पढ़ा है 1 डॉटर सेल से 2 डॉटर सेल बनती है ना। ये सब चीजें अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन के बारे में डिटेल कर बात कर रहे हैं। अभी जब मैं चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड करूंगा तो हम उस पर प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। तो माइटोसिस और होगा तो मोर सेल होगी, तो मोर सेल में प्लांट ग्रोथ होगा। यही प्लांट हार्मोन्स का काम होता है। अब देखिए हमने बात कर लिया, एक है जो इलोंगेट कर रहा है, प्लांट को लंबा कर रहा है, एक है जो स्टेम को लंबा कर रहा है। अब देखिए अगर ये हार्मोन्स लाइफ टाइम रिलीज होते रहेंगे तो प्लांट तो लाइक बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, पर ये प्लांट बढ़े नहीं, इनको भी रुकना होगा ना एक टाइम पे। तो इसके लिए जो आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है ये काम करता है ना। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिससे जो प्लांट्स होते हैं ना इनकी सेल डिवीजन रुक जाती है, और इनकी सेल ग्रोथ रुकने से क्या होता है, इन प्लांट की लाइफ टाइम ग्रोथ होती नहीं है, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है। जैसे ही बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है आपका एब्सिसिक एसिड आता है या ऑक्सिन आपका एब्सिसिक एसिड आता है, और ये क्या करता है आपकी जो ग्रोथ है उसको रोक देता है, ठीक है। चलिए फिर से हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन पे हम थे। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया, फाइटो हार्मोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना होगा। आपको इन सारे के सारे हार्मोन्स का प्रॉपर फंक्शन पता होना चाहिए कि जैसे ऑक्सिन होता है आपकी इलोंगेशन के लिए हेल्प करता है, गिब्रेलिन आपका क्या करता है, जो स्टेम होती है स्टेम डिवीजन के लिए काम करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये जैसे कि देखिए ये जो हार्मोन होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये होते हैं, पहला आपका होता है जो कि होता है ग्रोथ प्रोमोटर, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, I'm just trying to write in a proper way because this is very new to me, that is why my writing is not that good, but with time it will get better. ओके, तो जो फाइटो आपका हार्मोन होता है ये आपके दो टाइप के होते हैं। पहला आपका ऐसा होता है कि जो ग्रोथ प्रमोटर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर, तो ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। उसके बाद आपके आते हैं जो होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, ये क्या करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। अब देखिए जो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं दो टाइप के हो गए, एक तो आपका एब्सिसिक एसिड हो गया, दूसरा आपका साइटोकाइनिन हो गया। उसके बाद ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर क्या होते हैं आपके हो गए ऑक्सिक एसिड, ओ सॉरी साइटोकाइनिन नहीं, साइटोकाइनिन तो आपका ग्रोथ प्रमोटर होता है।
ऑक्सिन ऑक्सिन हो गया, गिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। तो ये सारे आपके ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। और ग्रोथ इनिबिटर क्या होता है? एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो नेम द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम स्टार मार्क करेंगे। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि इस बार बोर्ड्स में आएगा। तो सबको पता है ये बात तो कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल जो होती है वो न्यूरॉन होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ 100 to 100 सेंटीमीटर होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके स्पेसिफिक फीचर होते हैं। जैसे कि इसका पहला स्पेसिफिक फीचर होता है कि ये जितनी नंबर ऑफ ये न्यूरॉन सेल होती हैं एक बार बर्थ के टाइम में जितनी प्रोड्यूस हो गई, बर्थ के पहले की ही सिर्फ सेल आपके ब्रेन में होती हैं। न्यूरॉन पैदा होने के बाद कभी प्रोड्यूस नहीं होती है। पैदा होने के पहले जितनी न्यूरॉन प्रोड्यूस होगी उतनी ही आपकी बॉडी में रहती है। ये स्पेशल फीचर होता है। न्यूरॉन का एक फीचर और होता है, एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई, एक बार इनका डिस्ट्रक्शन हुआ तो वापस से ये रीजनरेट नहीं होती। ये और सेल जैसी नहीं होती है, जैसे बाकी सेल अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, रीजनरेट करती है, ये सेल कभी अपने आप को रिपेयर और रीजनरेट नहीं करती है। नंबर 6 है विच इज डिफाइन कीमोट्रोपिज्म। देखो ट्रोपिज्म क्या होता है? जो प्लांट होते हैं ना उनमें कई सारी टाइप की मूवमेंट होती है। अब प्लांट देखो, जैसे ह्यूमन बींग्स है, हम एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं तो हमें सिंपल मूवमेंट हो गई। बट जो प्लांट्स होते हैं ना वो एक जगह दूसरी जगह जा नहीं सकते, पर उनमें भी मूवमेंट होती है। अब मूवमेंट कैसी होती है? मूवमेंट प्लांट में दो टाइप की होती है। ये तो उनकी जो स्टेम है वो ग्रो करेगी, या तो जो उनकी रूट है वो ग्रो करेगी। तो स्टेम को हम क्या बोल सकते हैं? जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट उसे हम शूट पोर्शन बोलते हैं, और जो सॉइल के नीचे होता है उसे हम बोलते हैं रूट। शूट और रूट। तो जो शूट पोर्शन अपवर्ड ग्रो करता है वो एक ग्रोथ हो गई, और जो रूट पोर्शन डाउनवर्ड ग्रो करता है एक ग्रोथ हो गई। तो इसी के बेसिस पे हम ये कीमोट्रोपिज्म भी क्या है? इन्हीं में से एक ग्रोथ है। हालांकि ये शूट और रूट का ग्रोथ ना हो करके ये है आपका, देखिए डायरेक्शनल, इट इज डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट कर्वेचर दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस। केमिकल देखिए प्लांट जो होता है ना उसका जो मेल गैमेट होता है उसे बोलते हैं हम पॉलन। क्या बोलते हैं? पॉलन। पॉलन इज अ मेल गैमेट, ये अभी हम प्रोडक्शन में पढ़ेंगे। और जो ओवरी होती है, वो होती है फीमेल गैमेट। तो जो पॉलन ग्रेन होता है ना वो ओवरी की तरफ मूव करता है। इस मूवमेंट को कहते हैं आपका कीमो ऑटोट्रोपिज्म। अब ये जो ऑटोट्रोपिज्म होता है ना कई टाइप के होते हैं। पहला तो जैसे कि आपका हो गया कीमो ऑटोट्रोपिज्म, ठीक है, यही लिख देता हूँ। इसके बाद आपका क्या होता है? एक होता है जिसे कहते हैं हम फोटो ऑटोट्रोपिज्म। फोटो में क्या होता है? फोटो में लाइट की तरफ मूवमेंट। अब जैसे कि ये शूट पोर्शन है तो अगर ये सन की तरफ मूव करेगा ना, ये यहाँ पे सन होगा, तो अगर ये सन की तरफ मूव करेगा तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटो ऑटोट्रोपिज्म। और जैसे रूट है तो जो शूट पोर्शन है वो तो सन की तरफ मूव कर रहा है, बट जो आपका रूट पोर्शन है ये मूव कर रहा है अगेंस्ट दी सन, है ना, नीचे जाएगा ये, तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। उसके बाद जैसे कि आपका आ जाता है जियोट्रोपिज्म। तो जियोट्रोपिज्म में क्या होता है आपका? जियो सिंपल से समझ में आ रहा है, जियोट्रोपिज्म का मतलब ग्रेविटी के बेसिस में। अब देखिए पहले वाले में क्या होता है? रूट जो थी फोटो ऑटोट्रोपिज्म में क्या हो रहा था भाई? फोटो ऑटोट्रोपिज्म में ये हो रहा था कि जो आपका रूट पोर्शन था वो ग्रो कर रहा था एज अ नेगेटिव फोटो ऑटोट्रोपिज्म। पर यहाँ पे क्या होगा? ये जा रहा है ग्रेविटी की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है जहाँ पे ग्रेविटी है, तो ये शो करेगा आपका पॉजिटिव जियो ऑटोट्रोपिज्म। और जो शूट पोर्शन है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये शो करेगा आपका नेगेटिव जियो ऑटोट्रोपिज्म। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ये ऑन द बेसिस होते हैं कि अगर आप स्टिमुलस की तरफ जा रहे हो, लाइक टुवर्ड द स्टिमुलस, तो आपका पॉजिटिव है, और अगेंस्ट द स्टिमुलस तो क्या है? नेगेटिव। ठीक है, एक ट्रोपिज्म और होता है आपका जो होता है हाइड्रो ऑटोट्रोपिज्म, है ना। क्या होता है? हाइड्रो से पता चल रहा है ये आपका वाटर की बात हो रही है। तो हाइड्रो ऑटोट्रोपिज्म में क्या होता है? जैसे कि हम यहाँ पे अभी देख सकते हैं, जो रूट पोर्शन होता है ना वो किधर जा रहा होता है? सिंपल सी बात है, पानी की तरफ जा रहा है ना भाई। आसमान में तो पानी है नहीं, जमीन में पानी, सॉइल में पानी है, ग्राउंड वाटर की तरफ जाएगा। जब ये सॉइल की तरफ जाएगा तो ये करेगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और शूट कैसा करेगा? नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये हो गया आपके ट्रोपिज्म के बारे में। कीमो ऑटोट्रोपिज्म या कीमोट्रोपिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ ट्रॉपिकल मूवमेंट which include the when pollen grain move toward the ovary due to the presence of some chemical substances. Okay, we will go to our next question. अच्छा ये उसी का एग्जाम्पल है। देखिए ये तो क्या रिप्रोडक्शन का प्रॉपर पार्ट है। इस पे हम जब पढ़ेंगे तो ये जो फीमेल और मेल होते हैं, जैसे कि स्टेमन होता है इसे हम एंडोशियम भी बोल सकते हैं, है ना। पिस्टल होता है इसे हम गाइनोशियम भी बोल सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे तब इस पे बात करेंगे, इसके लिए सेपरेट वीडियो होगा। फिलहाल आप बस ये समझ लो, ये जो एंथर होता है ना इसी के अंदर पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है, और ये जो ओवरी होती है ना
इसी ओवरी में क्या होता है, इस पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। अब देखिए ये दो टाइप के होते हैं, अगर सेम फ्लावर में हो रहा है, लाइक मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है। अगर प्लांट ए का पॉलन ग्रेन जा रहा है प्लांट बी के पास, तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। पर यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि मेरे पास प्लांट ए है और ये जा रहा है प्लांट ए के पास ही, मतलब सेम प्लांट में, तो इसे बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसा नहीं कि इसमें स्पीसीज बदल जाएगी, स्पीसीज सेम होने वाली है, बस जैसे कि फ्लावर एक यहाँ पे है पोजीशन पॉइंट नंबर 1 पे, मान लो एक्स पे, एक फ्लावर है एक्स डैश पे, तो ये दूर है ना और दूसरी जगह जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। पर एक फ्लावर जो कि सेम फ्लावर है, जैसे कि मान लो ये एक पेड़ है, इसी पेड़ में ही मान लीजिए ये पेड़ है, एक सेकेंड लेट मी मेक इट प्रॉपरली, हालांकि इतना प्रॉपरली भी नहीं है बट जस्ट अ रफ वर्क। तो मान लीजिए एक ट्री है, तो अब इस ट्री में एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है। अगर इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर में चला जाता है तो फिर ये आपका होगा क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन। पर मान लीजिए एक ट्री है, एक ट्री यहाँ पे थोड़ा सा दूर है, ठीक है, अब इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन आ जाता है इस फ्लावर के पास, है ना, इस ट्री के फ्लावर के पास, तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, हालांकि ये भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं था पर ये भी इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे, जब रिप्रोडक्शन का वीडियो होगा हम उस पर बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, नेम द प्लांट हार्मोन विच हेल्प और प्रमोट सेल डिवीजन। ओके, पहला देखिए, इसमें देखिए 3 पार्ट है आपके। सबसे पहला है ऐसा आपको हार्मोन बताना जो कि सेल डिवीजन के लिए हो, उसके बाद दूसरा है जो आपकी ग्रोथ ऑफ द स्टेम के लिए हो, और तीसरा आपका है इनहिबिट द ग्रोथ। तो हमने भी बात नहीं की थी, कुछ हार्मोन बताते हैं ना, इसमें देखिए, इसमें से ऑक्सिन नहीं है, ऑक्सिन क्या करता है, अभी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ऑक्सिन क्या करता है, आपकी जो सेल होती है ना, उसको ट्री होता है उसको इलोंगेशन करता है, ठीक है, तो इलोंगेशन का काम कौन करता है, ऑक्सिन। बाकी उसके बाद सेल डिवीजन, तो आपका साइटोकाइनिन सेल डिवीजन का काम करता है। ग्रोथ ऑफ द स्टेम गिब्रेलिन करता है, कई लोग इसे जिब्रेलिन भी प्रोनाउंस करते हैं, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, बस स्पेलिंग राइट होनी चाहिए। उसके बाद इनहिबिट्स द ग्रोथ, तो देखिए मैंने बताया ना जो प्लांट्स हार्मोन होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं आपके जो ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, एक होते हैं जो आपके ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर का काम होता है, देखिए अगर प्लांट लाइफ टाइम ग्रो करता रहेगा ना तो एक टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, कभी उसकी हाइट रुकने ही वाली नहीं है। पर यहाँ पे एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं, इस किसी भी प्लांट को बहुत ज्यादा ग्रो करने से रोकते हैं और एक सर्टेन टाइम तक ही उनको ग्रोथ कराते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा ये देखिए थोड़ा सा ग्राफिकल डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है। इसके बेसिस पे अगर हम ध्यान दें तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका, देखिए सेल ऑक्सिन, अभी हमने बात की ना, ऑक्सिन क्या होता है, सेल इलोंगेशन के लिए होता है। उसके बाद आपका गिब्रेलिन स्टेम की ग्रोथ, जैसे मान लीजिए देखिए इसके बीच के गैप देखिए, स्टेम इतना था, यहाँ पे गैप आया, यहाँ पे गैप और बढ़ गया, तो गिब्रेलिन ये स्टेम की ग्रोथ कराता है, ये इलोंगेशन का काम करता है, ठीक है। ये देखिए साइटोकाइनिन क्या करता है, माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है, एक सेल डिवीजन होता है ना, माइटोसिस या सेल डिवीजन, जिसमें आपकी 2 डॉटर सेल क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। माइटोसिस में क्या होता है, 2 डॉटर में सेल डिवाइड होती है ना, डॉटर 1 डॉटर 2, बाद में ये क्या होता है, ये 2 डॉटर में और डिवाइड होता है। इस तरह से माइटोसिस से बाकी सेल डिवीजन होता रहता है। इसी सेल डिवीजन से क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी एक दिन फॉर्म हो जाती है, माइटोसिस मियोसिस जैसी चीजों से, है ना। तो बस प्लांट हार्मोन क्या करते हैं, इसी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। उसके बाद एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है, प्लांट बस ग्रो ही ना करता रहे, इसको रोकने का काम एब्सिसिक एसिड करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम दी ग्लैंड विच सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है ना, अगर आपकी बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, मैंने अभी आप ब्रेन वाले डायग्राम में देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये वही पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये क्या करती है, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन। देखिए अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करेगी ना, तो इससे कई सारे प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एक आता है आपका डॉफिज्म, है ना, क्या आता है, डॉफिज्म। आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डॉफ लोगों को, जो बौने लोग होते हैं, तो इससे क्या होता है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं करेगी तो आप में डॉफिज्म हो जाएगा। अगर ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर देगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी में एक डिसीज होगी जिसे कहते हैं जायंटिज्म। डिसीज नहीं कहूंगा, इट इज अ सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं रुकेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, बहुत ही ज्यादा, आई मीन कुछ हद से ज्यादा, है ना, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी बुक में आते हैं कि टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, उन सब लोगों में क्या होता है, ये जो ग्रोथ हार्मोन है बहुत ज्यादा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है।
पिट्यूटरी ग्लैंड को और हम क्या किस नाम जानते हैं, इसको हम मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाकी की और ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। इसके बाद नेम 2 टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। अच्छा, ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ट्रॉपिज्म कितने टाइप में, 2 हैं। एक है तुम्हारा फोटोट्रॉपिज्म और एक है जियो। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, मूवमेंट टूवर्ड दी लाइट। जब कोई भी प्लांट लाइट की तरफ मूव करता है उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, मूवमेंट टूवर्ड दी ग्रेविटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि नेम 2 कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिए, जो हमारा ह्यूमंस होते हैं ना, जो आपका ह्यूमन होता है उसमें जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम आपका होता है 2 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, एक तो होता है आपका CNS जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है आपका PNS जिसे बोलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ब्रेन और एक आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोलते हैं, देखिए ये बॉडी के सेंट्रल में अलाइन होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा ब्रेन है, तो ब्रेन से ही बैक साइड में कनेक्टेड होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, तो इसीलिए इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो भाई पूरी बॉडी में चारों तरफ फैला हुआ होता है। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी कई सारे सब पार्ट्स होते हैं जो कि अभी इस समय इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और बोर्ड के लिए भी आई डोंट थिंक सो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। मुझे लगता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्वेश्चन आ सकता है, ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, डायग्राम मेडिकल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। ये जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, तो इसी ब्रेन से रिलेटेड यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ रहा है। बाकी ये जो न्यूरॉन इधर उधर फैल रहे हैं ना, ये आपके जो है ये सब के आप सब आते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे ये देखिए ब्रेन, ठीक है, उसके साथ ही साथ लगा हुआ ये आपका आ गया क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सब चीजें होती है। अच्छा नेक्स्ट, अब आप देख लेते हैं जो भी हमने अब तक पढ़ा, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉरी फॉर द blur diagram, it's little bit blurred because I didn't find any better image, but we will I think this will work out। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, आपने क्या किया, रिसेप्ट किया चीज़ों को नंबर 1 पे। ये सेकंड पे क्या हो गया, ये हो गया आपकी सेंसरी न्यूरॉन, है ना। सेंसरी न्यूरॉन बाद में ये मैसेज लेके गई, कहाँ पे गई, ये लेके आई, ये यहाँ पे होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड में ये क्या हो गया, नंबर 5 आपकी हो गई रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन के बाद क्या हुआ, ये मैसेज आपका जा रहा है, तो कौन न्यूरॉन कौन सी नर्व लेके जा रही है, ये लेके जा रही है आपकी मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन ये सब कहाँ पे लेके जा रही है, तो ये लेके जा रही है आपकी इफेक्टर में। तो बहुत सिंपल था। अब तक के हमने क्या देखा है, हमने जो भी चीज़ें देखी है उन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। जो भी अगर आपके डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसे लीव कर सकते हैं। मैं बाद में या जब भी मैं उन्हें कमेंट बॉक्स को मैं मैसेज को देखूंगा, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने की, एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, और प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम अमाउंट में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।